नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीएड सेकंड ईयर का पेपर, आपका पेपर 1 इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसके अंदर हम 3-4 ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपका 1-2 क्वेश्चन जो है आराम से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको इस वीडियो से जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक टॉपिक को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट आपको इसमें नहीं रहेगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, हमारा टॉपिक आपके सामने है स्ट्रेटजीज फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी कि अगर हमारे सामने समावेशी कक्षा है, इंक्लूसिव क्लासरूम है, तो वहाँ पर हम क्या क्या स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं या कौन कौन से टीचिंग मेथड्स अपना सकते हैं, जिससे कि हम इंडिविजुअल हर एक बच्चे पर फोकस कर सके, हर एक बच्चे के इंडिविजुअल नीड्स को समझ सके और उनको उनके टैलेंट को डेवलप करने में उनकी मदद करें। तो कौन कौन से स्ट्रेटजीज हैं? स्ट्रेटजीज तो ऐसे बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पर हम मेनली 4 डिस्कस करेंगे जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपकी आती है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पृथक अनुदेशन। आपके दोनों बाइलिंगुअल रहेगी, आगे पीपीटी में जो आप आगे चलेंगे तो उसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है साथ में। तो हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल चलती रहेगी। तो फर्स्ट है आपका डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी कि पृथक अनुदेशन। सेकंड नंबर पर आपका आता है टीम टीचिंग, जिसको हम समूह शिक्षण या दल शिक्षण भी कहते हैं। थर्ड नंबर पर आपका आता है पी ट्यूटोरिंग, जिसको हम कहते हैं मित्र शिक्षण। और नेक्स्ट नंबर पर आपका आता है रेमीडियल क्लास यानी कि उपचारात्मक शिक्षण या उपचारात्मक कक्षा। तो दोस्तों, इन 4 टॉपिक में से एक टॉपिक 2 टॉपिक आपको जरूर एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, तो इनको ध्यान से जरूर समझिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे बात डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी कि पृथक अनुदेशन। देखिए, पृथक अनुदेशन होता क्या है, यहाँ पर बेसिकली इसका मेन कंसेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है कि हमें पता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, समावेशी शिक्षा के अंदर हमारे सामने अलग अलग तरह के बच्चे बैठे हुए हैं, अलग अलग डिसेबिलिटी वाले बच्चे बैठे हुए हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जिनको देखने में प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चे भी हैं जिनको समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, जिनको सुनने में प्रॉब्लम है या जिनको चलने बोलने फिरने में प्रॉब्लम है। तो हर तरह की डिसेबिलिटी वाला बच्चा बैठा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर एक सबसे अच्छा तरीका या अप्रोच आपके सामने आती है, वह आती है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, पृथक अनुदेशन। यहाँ पर क्या होता है, आप डिफरेंसेस देखते हैं बच्चों के बीच में क्या डिफरेंस है, कितने बच्चों के बीच में सिमिलैरिटीज है, समानताएं कितनी हैं और असमानताएं कितनी हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है, डिफरेंस हम देखते हैं लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में, यानी कि सिर्फ हम इसलिए देखते हैं डिफरेंसेस कि उनको क्या ज़रूरत है ये जानने के लिए, बच्चों की इंडिविजुअल नीड्स को समझने के लिए, उनकी व्यक्तिगत क्षमता अक्षमता या व्यक्तिगत ज़रूरतों को समझने के लिए, ताकि हम उनके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकें। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि हर एक बच्चे को डिफरेंशिएट करो, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है उनको देखो, उनकी ज़रूरत को समझो, नीड्स को समझो और उसके बाद अपनी प्लानिंग करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि चेक डाइवर्स नीड्स, यानी कि हम बच्चों की डाइवर्स नीड को चेक करते हैं। इसमें आप देख भी सकते हैं डिफरेंशिएटिंग मीन्स ट्रेलर इंस्ट्रक्शन टू मीट इंडिविजुअल नीड्स। यहाँ पर हम ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हैं जहाँ पर इंडिविजुअल नीड्स को पूरा कर सके, हर एक बच्चे की ज़रूरत को पूरा कर सके। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हम करते हैं, क्या करते हैं, नो द लर्नर, यानी कि हमें अपने बच्चों को जानना है कि हमारी क्लास में अगर 10 बच्चे बैठे तो उनकी ज़रूरत क्या है, उनके डिफरेंसेस क्या हैं, उनके सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, उनकी क्या क्षमताएं हैं, क्या अक्षमताएं हैं, इनको जानना। सेकंड नंबर पर आता है असेस द लर्नर, यानी कि हम उनका आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि बच्चे के अंदर कोई टैलेंट भी हो सकता है, हिडन टैलेंट हो सकता है, क्या एबिलिटीज़ वगैरह हैं, तो उनको पूरा एक असेसमेंट करते हैं। और लास्ट में अगर थर्ड नंबर पर बात करें तो थर्ड नंबर पर आता है करिकुलम अप्रोच, यानी कि हमने बच्चों की जब ज़रूरत को समझ लिया, उनकी नीड्स को समझ लिया, अब हम उनके अकॉर्डिंग अपना एक करिकुलम तैयार करते हैं, यानी कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सा टीचिंग मेथड्स अपनाना है, इन सभी चीज़ों की प्लानिंग करते हैं, जो आपका करिकुलम के अंदर आ जाता है।
तो आई होप डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हम बच्चे की ज़रूरत को समझते हैं, उनके बीच डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन बच्चा किससे कितना अलग है, उनकी क्या ज़रूरत है, इसको समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं ताकि सभी बच्चे के इंडिविजुअल नीड्स को पूरा कर सके। अब ये जो आपका डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है, पृथक अनुदेशन है, इसके कुछ खासियत है। क्या क्या है इनके कुछ मेन पॉइंट्स है, कुछ बुलेट पॉइंट्स है जिसको हम कह सकते हैं कि याद रखना है आपको। सबसे पहले आपका आता है समस्या का समाधान करना, सोल्व द प्रॉब्लम। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के थ्रू, इस DI के थ्रू आप हर एक बच्चे की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपको पता होगा कि आपके बच्चे की ज़रूरत क्या है और आप उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर रहे हैं तो आपने उस बच्चे की ज़रूरत को समझ लिया ना, उस बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे आप। अगर आपको यही नहीं पता बच्चे की ज़रूरत क्या है और आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं तो आप उसकी प्रॉब्लम को दूर नहीं कर पाए। तो इसकी एक खासियत, एक विशेषता ये है कि इससे आप बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट नंबर पर ग्रुप वर्क। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के अंदर समूह कार्य को, ग्रुप वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है। बच्चों को आपस में ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, डिवाइड कर दिया जाता है। ग्रुप्स में बच्चे आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, मिलजुल कर सीखते हैं, प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, जिससे आपस में सहयोग बढ़े, कॉपरेशन बढ़े बच्चों का आपस में। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पर चालू, लगातार या औपचारिक मूल्यांकन, यानी कि CCE जिसको हम कहते हैं, असेसमेंट के अंदर आपने पढ़ा होगा, कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रहेंशन इवैल्यूएशन। इसमें कहा जाता है कि बच्चे का कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंशन इवैल्यूएशन अगर आप कर रहे हैं तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जो है अपने आप आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। अब कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंशन इवैल्यूएशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहला तो आपको लगातार बच्चे का इवैल्यूएशन करता रहना है, धीरे धीरे किसी ना किसी तरीके से। आप क्लास में गए, आप बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीका है कि बच्चे को इवैल्यूएट करने का। आप बच्चे से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, आप बच्चे से नॉर्मली डिस्कशन कर सकते हैं, आप क्विज पूछ सकते हैं, आप टेस्ट ले सकते हैं, क्लास टेस्ट, आप कोई कंपटीशन रख सकते हैं या कोई एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, कोई कल्चरल प्रोग्राम करा सकते हैं। तो ऑल ओवर सबके थ्रू जो आप असेस कर रहे हैं, बच्चे को देख रहे हैं, ये आपको होता है कंटिन्यूस, कि आप लगातार किसी ना किसी तरीके से बच्चे को इवेल्युएट करते जा रहे हैं, असेस करते जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ बच्चे की बुकिश नॉलेज को नहीं देखना है कि बच्चे को कितना याद है, कितना सीखा है, आपको साथ साथ ये भी देखना है कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट कितना हुआ, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट कितना हुआ, बच्चे का सोशल यानी कि सामाजिक विकास कितना हुआ, बच्चा मेंटली रूप से हेल्दी है कि नहीं है, ठीक है, बच्चा में मॉरल डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, कैरेक्टर कैसा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑल राउंड डेवलपमेंट देखा जाता है। तो कुल मिलाकर इन शॉर्ट में अगर कहें तो अगर आप डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो बच्चे का लगातार इसे इवैल्यूएशन करते रहें और हर एक एस्पेक्ट को इवैल्यूएट करते रहें, हर एक पहलू को इवैल्यूएट करते रहें। चलिए नेक्स्ट आपका आता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को पहचानना, यानी कि डाइवर्स नीड को आइडेंटिफाई करना, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और लास्ट में आता है विकल्प, ऑल्टरनेटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट। इसमें क्या कहा गया है, हमें पता है हमारे सामने कितने तरह के बच्चे बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी ज़रूरी नहीं है कि आप पहले दिन जो प्लान करके गए वो आपका बिल्कुल 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। मे भी हो सकता है कि सिचुएशन आपके अपोजिट हो जाए, आपने जो प्लानिंग की थी वो फेल हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में आपको फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है कि आपके पास कोई ना कोई प्लान भी होना चाहिए, कोई ना कोई ऑल्टरनेट होना चाहिए। आपके पास ऑल्टरनेट होगा तो क्या होगा कि आप हैंड टू हैंड अपने टीचिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, टीचिंग मेथड को तुरंत चेंज किया और बच्चे को इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया। अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं होगा, आपका प्लान ए फेल हो गया तो आपका दिन फेल हो गया, आपकी टीचिंग फेल हो गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने पीपीटी रेडी करके लेकर गए कि आज पीपीटी के थ्रू बच्चे को पढ़ाया जाएगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू डिजिटल क्लास ली जाएगी, और बाई चांस स्लाइड चली जाए, पावर कट हो जाए, तो जिसकी वजह से आप पढ़ा नहीं पाएंगे, तो ऐसा तो नहीं ना कि आपकी क्लास खत्म, नहीं, आप कोई ना कोई ऑल्टरनेट जो है अपने साथ ज़रूर लेकर चलें। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड नंबर पर अब आपका आता है, वो आता है पीर ट्यूटोरिंग, यानी कि मित्र शिक्षण। जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या आप अपने सहपाठी से पढ़ते हैं, आपके जो क्लासमेट्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, दोस्त ही एक दूसरे को पढ़ाते हैं, मिलकर एक दूसरे को पढ़ते हैं। इमेज में आप देख भी पा रहे हो। चलिए पीर ट्यूटोरिंग क्या है इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। कुछ मेन बातें ध्यान रखने की है, जैसे कि आपका टाइप्स यहाँ पर देख सकते हैं पीर ट्यूटोरिंग के। पीर ट्यूटोरिंग क्या होता है ये आप समझ गए कि आपके जो सहपाठी हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके मित्र हैं, वही आपको सिखाते हैं, टीचर नहीं सिखाते। टीचर का काम सिर्फ ये होता है इवेल्युएट करना, ऑब्जर्व करना, चेक करना, बाकी पढ़ाते आपको आपके सहपाठी। अब कैसे पढ़ाएंगे, तो सबसे पहला इसके अंदर होता है मॉनिटरिंग शिक्षण।
ठीक है, मॉनिटरिंग टीचिंग जिसको कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि पूरी क्लास को कुछ 4-4 5-5 बच्चों के ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, हर एक ग्रुप का एक मॉनिटर बना देते हैं। अब जो मॉनिटर बनाया गया है उस मॉनिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने ग्रुप के बच्चों को सिखाए, अपने ग्रुप के बच्चों को समझाए। उसको एक टॉपिक दे दिया जाता है, अपने बाकी बच्चों को उस टॉपिक को सिखाता है, बाकी सभी बच्चों को साथ लेकर चलता है। तो इससे डबल ट्रिपल फायदे होते हैं। सबसे पहला तो ये कि बच्चे को एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है पढ़ाने का, बाकी बच्चों को सीखने का मौका मिल रहा है, साथ ही साथ बच्चे के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है कि इन सभी 5 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, इनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो साथ ही साथ लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है, नेतृत्व की जो गुण होता है वो बच्चे में डेवलप होता है। तो बहुत सारे फायदे पीर ट्यूटरिंग के होते हैं। इसके बाद सेकंड टाइप जो है आपके सामने वो है निर्देशात्मक सहकर्मी या निर्देशात्मक शिक्षण, इंस्ट्रक्शनल टीचिंग जिसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है। पहले आपसे कोई बड़ा बच्चा यानी कि आपके जो सीनियर्स होते हैं आपके स्कूल में वो आकर आपको पढ़ाते हैं। आपके सीनियर या आपकी क्लास का जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो, या तो होगा आपका सीनियर, आपसे बड़ी क्लास का बच्चा या आपसे इंटेलिजेंट बच्चा, वो जो है आके आपके अपने क्लास को, आपकी क्लास को जो है वो पढ़ाते हैं। ये हो जाता है आपका इंस्ट्रक्शन टीचिंग। इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है, वो आता है स्ट्रक्चरल पीर ट्यूटरिंग। क्या होता है स्ट्रक्चरल पीर ट्यूटरिंग? इसके अंदर क्या होता है कि होता तो पीर ट्यूटरिंग है, मित्र शिक्षण है, लेकिन एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में। पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक गाइडलाइंस वगैरह बनाई जाती है, प्रॉपर उन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो हम कह सकते हैं कि पहले दिन एक बच्चे को सिलेक्ट कर लिया जाता है कि भाई तुम्हें ये टॉपिक पढ़ाना है। उसको हल्की फुल्की सारी नॉलेज दे दी जाती है, ट्रेनिंग हल्की बेसिक्स कंसेप्ट सिखा दी जाता है कि आपको क्लास में कैसे एंटर करना है, बच्चों को कैसे कंट्रोल में करना है, बच्चों को अटेंशन कैसे गेन करना है, कैसे आपको इस टॉपिक को समझाना है, टॉपिक क्लियर है कि नहीं। ये हल्की हल्की सी नॉलेज जो है बच्चे को पहले से दे दी जाती है, उसको पूरा तैयार कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे क्लास में आके वो बच्चा जो है पढ़ाना करना शुरू करता है। तो यानी कि सिखाता आपको दोस्त ही रहा है, लेकिन उसको पहले से छोटी सी ट्रेनिंग दे दी और सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में चल रही है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चल रही है। इसीलिए इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल पीर ट्यूटरिंग। लास्ट आता है आपका जोड़ी शिक्षण, पेयर टीचिंग जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी जोड़ी बना दी जाती है, 2-2 बच्चों की जोड़ी बना दी क्लास में। ठीक है, अब क्लास में किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में अगर एक बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो उसका जो जोड़ीदार है, उसका जो मित्र है, जो पेयर है उसका, वो उसकी मदद करेगा, उसकी हेल्प करेगा। जोड़ी बनाते समय ये ध्यान रखा जाता है कि एक बच्चा इंटेलिजेंट और दूसरा बच्चा वीक हो, ताकि मदद आपस में एक दूसरे की कर सके। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों सेम लेवल के बच्चे होंगे तो क्या मदद करेंगे, एक दूसरे की नहीं कर पाएंगे। अब ये जो पीर ट्यूटरिंग होती है, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके कुछ फायदे या नुकसान भी होते हैं। फायदे अगर बेनिफिट्स की बात करें, बेनिफिट्स क्या है कि बच्चे खुद एक दूसरे को पढ़ा पा रहे हैं, बच्चे पूरी तरीके से एक्टिव है, यानी कि सक्रिय हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं खुद से। टीचर्स यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्वर का काम करते हैं, यही इसकी लिमिटेशन भी है। अगर पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ बच्चों पर छोड़ दिया जाए, टीचर्स ना हो, तो मे भी क्लास में डिस्प्यूट हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, बच्चे अपने सहपाठी की बात क्यों मानेंगे, हो सकता है आपस में लड़ाई भी हो सके। तो ऐसे में टीचर्स का सुपरविजन होना, ऑब्जर्वेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉपर वे में चलना। इसमें एक मेन बात ये भी आती है कि जब बच्चे को सिलेक्ट किया जाता है कि भाई हाँ तुम्हें पढ़ाना है टॉपिक, तो उस समय टीचर्स को क्या करना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, अनबाइज्ड रहना चाहिए। यानी कि जो बच्चा एबल्ड है उसी बच्चे को एज अ ट्यूटर सिलेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा फेवरेट है तो इस बच्चे को सिलेक्ट कर दो, भले ही उसमें एबिलिटी ना हो सिखाने की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करें तो बहुत ध्यान से केयरफुली सिलेक्ट करें, जो एबल्ड हो सिर्फ और सिर्फ उसको सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं लिमिटेशंस एंड सजेशंस क्या है। सबसे पहला तो क्या है कि प्रिवेक्शन की जरूरत होती है, सुपरविजन की बहुत जरूरत होती है। अगर सारा काम हमने पूरी तरीके से बच्चे पर छोड़ दिया तो आपस में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, एक दूसरे की बात ना माने, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ऐसे में टीचर्स की वहाँ पर प्रेजेंस होना, टीचर्स का सुपरविजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट नंबर पर आता है बच्चों के चुनाव में सावधानी। यानी कि जब हम सिलेक्ट कर रहे हो भाई कल को तुम्हें पढ़ाना है, कल को तुम्हें पढ़ाना है, उसमें कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष होकर आप बच्चे को चुने, जो बच्चा एबल है उसी बच्चे को चुने। स्पष्ट भूमिका, अगर आप बच्चे को बिल्कुल क्लियरली उसका रोल नहीं बता रहे, मान लीजिए आपने ग्रुप्स डिवाइड कर दिए और उसमें ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली मॉनिटर कौन है, आपने कहा कि अपना मॉनिटर अपना आप सिलेक्ट कर लो, तो क्या होगा, बच्चों में आपस में लड़ाई होगी ना। कोई वो कहेगा कि मैं मॉनिटर बनूंगा, दूसरा कहेगा मैं मॉनिटर बनूंगा, लड़ाई होगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो अगर लेकिन टीचर्स पहले से क्लियर कर देंगे भाई ये लड़का है
तुम्हारा मॉनिटर, और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाकी बच्चों की, और बाकी बच्चे सब इनकी बातों को मानेंगे। तो यहाँ पर रोल अगर क्लियर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। भेदभाव से बचे, बी फेयर, अनबाइज्ड रहें। जब बच्चे को सिलेक्ट करें तो क्या रहें, अनबाइज्ड रहें। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पर या थर्ड मेथड पर, जो कि हमारा क्या है, रेमीडियल क्लास, उपचारात्मक शिक्षण। ये क्या होता है, यहाँ पर आप इमेज से देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर इंडिविजुअल जरूरत को पूरा करने की कोशिश की जाती है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको एजुकेशनली कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो बच्चा कुछ समझ नहीं पा रहा है, कुछ लिख नहीं पाता है, या बच्चा पढ़ने में दिक्कत है, या कैलकुलेशन में दिक्कत है, तो एजुकेशन के फॉर्म में अगर बच्चा कहीं भी वीक है तो उसकी उस कमजोरी को ख़त्म करने के लिए उसको उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल क्लास दी जाती है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं एक्स्ट्रा क्लास। उस पर एक्स्ट्रा क्लास दी जाती है ताकि उसकी जो कमी है उसको दूर किया जा सके। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेमेडियल क्लासेस के अंदर क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट जिम्मेदारी जो होती है वो टीचर्स की होती है। जब आप वो क्लास में पढ़ा रहे हो नॉर्मली, तो आइडेंटिफाई करें अगर उनको कोई लगता है कि ये बच्चा जो है एजुकेशनली वीक है, इस बच्चे का IQ कम है, या बच्चे को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है। लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है, या समझने में दिक्कत है, या लिखने में दिक्कत है, तो ऐसे बच्चों के लिए एक्स्ट्रा रेमेडियल क्लासेस दी जा सकती है। नेक्स्ट आता है आत्मविश्वास बढ़ाना, टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस। यहाँ पर टीचर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस बच्चे को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। बच्चों को क्या लगने लगता है, कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है कि भाई नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे में टीचर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाएं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। रिमूव लर्निंग ऑब्स्टेकल, लर्निंग में कुछ भी सीखने में जो बाधाएं आ रही हैं, जो दिक्कतें बच्चे को आ रही है, उन दिक्कतों को, उन बाधाओं को, उन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना, ये टीचर्स का काम है रेमेडियल क्लास के अंदर। नेक्स्ट आता है मदद करना, बच्चे की हेल्प करना। बच्चे को कहीं प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, उसको तुरंत हेल्प करना। और बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना, सेल्फ सफिशिएंट बनाना, या सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, या इंडिपेंडेंट बनाना, ताकि बच्चा किसी दूसरे पर डिपेंडेंट ना रहे। तो ये आपका रेमेडियल क्लास होता है। इसमें क्या होता है कि स्कूल के टाइमिंग में ही उसको बच्चे को एक्स्ट्रा मदद दे दी जाती है, या स्कूल का जब टाइम पूरा हो जाए उसको बच्चे को रोक लिया जाता है 1-2 घंटे, और उन बच्चों को स्पेशली ध्यान दिया जाता है, उनकी इस कमी को दूर करने की कोशिश की जाती है। जैसे आपने तारी ज़मीं पर मूवी पर बहुत आराम से अच्छे से देखा होगा ध्यान से, कि उस बच्चे को अगर एक्स्ट्रा मदद दी गई तो उसकी जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई। यहाँ पर रेमेडियल क्लासेस में क्या होता है कि बच्चे को कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है जो टेम्पररी होती है। अब रेमेडियल क्लासेस को मिल गई तो उसकी प्रॉब्लम दूर हो गई, वो बच्चा ऐसा नॉर्मल हो गया। अब वो बच्चा आराम से पढ़ भी पाता है, लिख भी पाता है, सब काम कर पाता है। वहीं पर ही अगर उसको रेमेडियल क्लास ना दी जाए, उसको ध्यान ना दिया जाए, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड ना किया जाए, उसकी समस्या को ना पहचाना जाए, क्या होगा, बच्चा धीरे धीरे डल होता जाएगा, और उसकी जो प्रॉब्लम टेम्पररी थी वो परमानेंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर रेमेडियल क्लासेस में बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। नेक्स्ट जो आता है आपका फोर्थ स्ट्रेटेजी जिसकी हम बात करेंगे, वो है आपके सामने टीम टीचिंग, दल शिक्षण। इमेज में आप देख पा रहे होंगे, टीम सबका अपना एक 8-10 टीचर्स की, 5-6 टीचर्स की टीम होती है। सबको उनका रोल समझा दिया जाता है कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी, तुम्हारी ये जिम्मेदारी। सब मिलजुल कर जो है बच्चों के लिए प्लानिंग करते हैं, टीचिंग करते हैं और इवेल्युएट करते हैं। मतलब 8-10 टीचर की, 5-6 टीचर्स की पूरी टीम होती है टीचर्स की, और वो टीचर्स की टीम जो है वो मिलकर बच्चों को पढ़ाती है, मिलकर बच्चों को सिखाती है। देखते हैं कि टीम टीचिंग होती क्या है। इसमें जितने भी टीचर्स होते हैं, जो फैकल्टी के मेंबर्स हैं, उनका पूरा जो ग्रुप है वो एक साथ मिलकर क्या क्या काम करता है। सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करता है कि वो बच्चों को क्या पढ़ाना है, बच्चों में कौन सी क्वालिटी डेवलप करनी है, क्या क्वालिटीज़ को इंक्रीज करना है। तो ये सब पहले ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं सारे टीचर्स मिलकर पूरे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर वो करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, या आप कह सकते हैं प्लानिंग। करिकुलम की बजाय आप प्लानिंग भी लिख सकते हैं कि वो जो टीचर्स हैं वो लेसन प्लान बनाते हैं या प्लानिंग करते हैं कि बच्चों को कैसे कैसे क्या क्या पढ़ाना है। थर्ड नंबर पर वो इंडिविजुअल लेसन प्लान करते हैं, यानी कि बच्चों की जब ज़रूरत को समझा, उन्होंने देखा कि एक बच्चा ब्लाइंड भी है, एक बच्चा ऐसा भी है जो डीफ है, डम है, तो ऐसे बच्चों के लिए अलग से इंडिविजुअल लेसन प्लानिंग कर लेते हैं, यानी कि साथ में एक्टिविटी जोड़ देते हैं कि ब्लाइंड बच्चा है तो ये टीचर्स है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि जो ब्लाइंड बच्चा है उसका ध्यान देना, उसकी मदद करना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अपने लेसन प्लान में उस ब्लाइंड बच्चे के लिए भी स्पेशल अलग से जोड़ लिया एक्टिविटी को। तो ये हो जाता है इंडिविजुअल लेसन प्लानिंग, कि व्यक्तिगत बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से लेसन प्लान करना। अब इसके बाद जब प्लानिंग कर ली, अब सभी टीचर्स मिलकर जो है क्लास में पढ़ाएंगे। अब क्लास में सारे टीचर्स एक साथ कैसे पढ़ाएंगे इसको भी डिस्कस करेंगे अभी आगे।
ठीक है। और लास्ट में आ जाता है परिणामों का मूल्यांकन, यानी कि जब टीचिंग कर ली उसके बाद वो रिजल्ट्स क्या मिले, कितने बच्चों में इंप्रूवमेंट है क्या नहीं, उसको भी मिलजुल कर ही इवेल्युएट करते हैं। तो कुल मिलाकर ये कि यहाँ पर सिर्फ एक टीचर काम नहीं करते, पूरी टीम जो है मिलकर एक साथ काम करती है, एक साथ प्लानिंग करती है, एक साथ बच्चे को पढ़ाती है और एक साथ इवेल्युएट करती है। अब जैसा कि आपका एक क्वेश्चन आया था कि सारे टीचर्स एक साथ मिल जाएंगे, 5-6 टीचर्स एक क्लास में जाकर एक साथ कैसे पढ़ा सकते हैं, तो इसके कौन कौन से तरीके होते हैं। एक होता है आपका रोटेशनल टाइप, यानी कि घूर्णी प्रारूप शिक्षण, रोटेशनल टीचिंग जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि टीचर्स आपस में एक दूसरे का रोल सिलेक्ट कर लेते हैं और रोटेशन कर लेते हैं। वे आज तुम पढ़ा रहे हो, कल को मैं पढ़ाऊंगा, या इस टॉपिक को तुम पढ़ाओ, इस टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वो अपनी अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग रोटेट करते रहते हैं। नेक्स्ट है इंटरेक्टिव टीम टीचिंग, यानी कि अंतः क्रियात्मक शिक्षण। इसमें क्या होता है कि आपके फैकल्टी में कितने भी मेंबर हो, उसमें से कोई 2 मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है, क्लास में वो जाते हैं और एक साथ बच्चे को पढ़ाते हैं। अब दोनों को ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ बोर्ड पर लग जाएंगे, नहीं, एक टीचर पढ़ा रहे हैं तो दूसरे टीचर उनकी मदद कर रहे हैं या उनको असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी हेल्प कर रहे हैं। या दूसरे टीचर क्या करते हैं, बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा कौन बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, किस बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही होगी किसी बच्चे को तुरंत जाकर उसकी मदद करेंगे, ठीक है। थर्ड टाइप जो होता है, एक तरीका इसमें हो सकता है आपका टीम कोऑर्डिनेशन, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि एक एक्टिविटीज डिसाइड की जाती है, डिजाइन की जाती है, उसमें सारे टीचर एक साथ होते हैं, बट उन सभी टीचर्स को अपना अपना रोल पता होता है कि ये टीचर जो होते हैं बोर्ड पर जाकर पढ़ाएंगे, ये टीचर जो है बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे, उनके लर्निंग पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, ये टीचर जो है टेक्निकल सिस्टम को संभालेंगे। मान लीजिए आप पीपीटी कर रहे हैं तो टेक्निकल चीज़ों को ये टीचर्स संभालेंगे, इन टीचर्स का ये रोल है, तो सबका अपना अपना रोल जो है वो डिसाइड कर लिया जाता है। लास्ट आता है आपका एक पार्टिसिपेंट एंड ऑब्जर्वर टाइप, यानी कि इसमें भी 2 टीचर एक साथ जाते हैं। अब उसमें एक टीचर तो क्या करते हैं, टीचिंग करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं टीचिंग के अंदर, वो बोर्ड पर जाएंगे पढ़ाएंगे, और दूसरे टीचर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। किसी बच्चे को अगर मान लीजिए कोई बच्चा आईसाइट वीक है, पीछे बैठा हुआ है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो तुरंत उसके पास जाएंगे, उसकी इंडिविजुअली हेल्प करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि सभी बच्चे को पता है कि उनको इंडिविजुअली एकदम तुरंत हेल्प मिलेगी, किसी बच्चे को ज़रूरत है तुरंत उसको एक एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ जो नॉर्मल रूटीन चल रहा है, जो वर्क चल रहा है, वो अपने स्पीड पर चलता रहेगा। ऐसा भी नहीं होगा कि बाकी बच्चे बोर हो रहे हैं या क्लास डिस्टर्ब हो रही है, तो क्लास भी डिस्टर्ब नहीं होगी, पैटर्न अपने अकॉर्डिंग चलता रहेगा, बच्चे को उसकी हेल्प मिलती रहेगी। तो इस तरीके से आपका जो है टीम टीचिंग के अंदर सभी टीचर एक साथ मिलकर जाकर पढ़ाते हैं। तो ये आपके 4 टाइप से एक आपका 1-2 भी आपके बिल्कुल आ सकते हैं, पूरे चांसेस हैं। तो किसी तरह का कोई डाउट होगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो कैसी लगी इसको ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ इसी तरह की और वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।